हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द कैटबेरर। और आज एक फाइनल डिस्ट्रक्शन का दिन है। डोम से किसका? वेक्टर्स का। आज हम लोग वेक्टर्स को एक बार में खत्म करेंगे। ये वीडियो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है और ना ही ये आपको एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ा देगी। ये बस उनके लिए है जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है, जो क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं मेंस के एडवांस लेवल के वेक्टर्स से, जो वेक्टर्स पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उनके लिए है, जो एक बार में इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइंड कर ले ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस बनाने में। वैसे लोगों के लिए ये वीडियो है। बाकी उसके अलावा आपको यहीं पर प्लेलिस्ट रिकमेंड हो रही होगी आई बटन पे, आप वहां से देख लीजिए। वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट है। आपको अगर पूरा चैप्टर समझना है तो कुछ 10 वीडियोस में पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब हम लोग असली खेल शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। शुरू से शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि वैसी चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या? जैसे 1 किलो प्याज, ये हम लोग डायरेक्ट तराजू पे रख के नाप सकते हैं, लेकिन अर्थ का मास जो है उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं नापते हैं, कुछ इनडायरेक्ट वेज होते हैं। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर पाए। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो भी मेनली हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ज्यादातर वो फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वर्क, फोर्स, सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेक्टर, स्केलर। वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले स्केलर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं ना, 10 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो ये डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन भी आ गया। इसमें सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे कहेंगे स्केलर, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है और उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर में क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बस उसमें एक चीज नहीं होती, एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वेक्टर एडिशन। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में वेक्टर एडिशन से वेक्टर को ऐड करते हैं। यानी नॉर्मल एडिशन जो होता है 2 + 2 = 4, जरूरी नहीं है कि वेक्टर में 2 + 2 = 4 ही आएगा। समझे? ये बात है। तो इसके लिए हम लोग वेक्टर एडिशन अलग से सीखेंगे। 3 लॉज है। उसके अलावा अब देखो, साथ ही साथ एक चीज और, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर होता है। अब बोलोगे क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट की तो डायरेक्शन भी होती है ना? करंट की तो डायरेक्शन भी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है? क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से भी 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ कितना एम्पियर का करंट जा रहा होगा? 4 एम्पियर आंसर हो जाता था ना डायरेक्ट। एम्पियर, मैंने रेजिस्टेंस नहीं बोला है जो पैरेलल और सीरीज लगाने लग जाएंगे, मैंने सिर्फ करंट बोला है। करंट तो डायरेक्ट ऐड हो जाता था ना। तो हम लोग सिंपल एडिशन फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो तब तो खराब हो गया ये बात। वेक्टर एडिशन अगर नहीं है, 3 चीज होना चाहिए किसी भी चीज को वेक्टर बनाने के लिए। क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए इसको। लेकिन ये तो सिंपल ऐड हो गया, तो इसलिए इसको स्केलर कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लिए कि वेक्टर्स बेसिकली होते क्या है। वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ऐसे कई सारी चीजें वेक्टर्स के एग्जांपल हो सकते हैं। एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, या सबसे पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक एरो। ठीक है, एक एरो, और इस एरो का हेड दिखाएगा क्या? डायरेक्शन, और उसका टेल दिखाएगा मैग्नीट्यूड। समझे? अब उसकी टेल की लंबाई जितनी होगी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, ये जान लो। लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब तुम मान के चलो 4 सेंटीमीटर का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान के चलो, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे और ऊपर लिख दिए 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दिए। तो 4 सेंटीमीटर का लाइन है, यानी 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वो ऑब्जेक्ट गया। समझे?
उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 किलोमीटर ईस्ट। ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है वेक्टर। ये तो हम लोग नॉर्मली कर दिए ना, लेकिन ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे। ठीक है, ग्राफ पे ऐसे होता है। अब हम तुमसे पूछे कि 45 नहीं 60 करते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे करके अगर तुमको लिखा है तो इसको ग्राफ पे क्या करोगे, इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे 60? नहीं, गलत हो जाएगा। देखो इसको समझो, हिंदी में इसको समझो तब समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में से 60 डिग्री ऊपर उठो, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ 60 डिग्री और यहाँ नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ ईस्ट से चिपका रहेगा एंगल। ऑफ के बाद जो लिखा है वो ईस्ट है ना, तो ऑफ के बाद जो भी डायरेक्शन है उससे एंगल को चिपका देना, ये ट्रिक है। और नहीं तो इसका मीनिंग समझो, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ उठे इसलिए 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है। समझे? ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब किसी भी चीज के सिंबल के ऊपर अगर एक एरो दिया है, यानी फोर्स ऐसे लिखा है, तो तुम्हें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, जो कि होगा मान लो 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर तुमको ऐसे कर दिया तो तुमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखना होगा। 10 न्यूटन वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ये सिंबल है कि वेक्टर है। ऐसे सिर्फ एफ लिखोगे तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का बता रहा है। ठीक है, और ये लगा दिए तो अब तुमको पूरा लिखना होगा फोर्स क्या है। ठीक है, अब एक और चीज, मॉड्यूलस। अगर फोर्स वेक्टर के ऊपर ये ऐसे दो रेखाएं खींची हुई है तो समझ लो ये मॉड्यूलस की बात कर रहा है। मॉड क्या करता है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल देता है। जैसे अगर हम 10 किलोमीटर ईस्ट जा रहे थे तो हम तुमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट का मॉड निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड, तो तुम 10 किलोमीटर ईस्ट नहीं लिखोगे, सिर्फ 10 किलोमीटर लिख दोगे। यही है कहता है मॉड्यूलस, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन हमेशा डायरेक्शन का अपोजिट नेचर रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर लिखा हुआ है 10 न्यूटन ईस्ट इज इक्वल टू 10 न्यूटन वेस्ट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 10 न्यूटन ईस्ट 10 न्यूटन वेस्ट के मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है ना। 10 न्यूटन ईस्ट 10 न्यूटन वेस्ट के बराबर कभी हो सकता है नहीं ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ -10 न्यूटन वेस्ट तो ये सही है। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को, तो ये -10 न्यूटन वेस्ट बन जाएगा 10 न्यूटन ईस्ट। ये बता दिए, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था। तो अब देखो, तो क्या ये सही है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला। लेकिन अगर हम ऐसे कर दे तो ये सही है, क्योंकि हम लोग को पूरा वेक्टर लिखना है। हम ऐसे कर दे तो क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर हम ये हटा दिए, ठीक है, और हम लोग को बोला गया है कि 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड के साथ कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, और हम यहाँ लिख दिए -10 न्यूटन वेस्ट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बन जाएगा 10 न्यूटन ईस्ट। ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर जल्दी से देख लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, वो सेम रहेगा, तो पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है? ये दोनों हाँ है। क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है? नहीं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। अब एंटी पैरेलल मतलब जिसका अपोजिट डायरेक्शन हो। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना इन दोनों के बीच में। अगर हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आए, ये दो वेक्टर्स हैं, हम इन दोनों को एक साथ ले आए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 0 डिग्री ही ना बना, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ये जान लिए।
अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे पैरेलल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। और निगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ये 4 वेक्टर सीख गए। अब आओ यूनिट वेक्टर पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, ए कैप, ठीक है। जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। यानी कि डायरेक्शन अगर बताना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर का हेल्प ले सकते हैं। अब हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं ना। कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब हम लोग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? डायरेक्शन बताने में। तो हम लोग तीनों एक्सिस की तरफ भी डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर ले लिया है, और इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या बेस वेक्टर्स या फिर रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, इसी को कहते हैं। तो आई कैप की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है उसे आई कैप कहेंगे। वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा उसे जे कैप कहेंगे, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा उसे के कैप कहेंगे। अगर हम तुमसे पूछे कि 5 के कैप का मतलब क्या है, तो समझ लेना कि वो जेड एक्सिस की तरफ 5 यूनिट आगे बढ़ा। जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, लेकिन हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना ऐसे इस साइड, तो हम उसको ऐसे टिल्ट कर दिए, समझे। अगर कोई चीज 10 आई कैप को लिखा हुआ है तो क्या हो गया इसका मतलब? यानी कि वो आई कैप यानी एक्स एक्सिस की तरफ 10 यूनिट्स आगे है, और 10 आई कैप कॉमा 10 जे कैप लिखा हुआ है तो 10 यूनिट जे कैप की तरफ भी उड़ जाओ तो वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, समझे। अब उसी एक और चीज है क्या कि अपोजिट साइड में क्या होगा, यानी उल्टा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, इसको क्या कहते हैं? वाई डैश एक्सिस। इस साइड होगा माइनस जे कैप, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है ना, इसलिए इधर होगा माइनस आई कैप, इधर होगा माइनस के कैप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर के बारे में। आई जे और के तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्त, बताओ तो मुझे। 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आप देखो किसी भी कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? मान लो एक वेक्टर है, एक वेक्टर दिया है तुम्हें कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये 5 यूनिट इस साइड है, 5 यूनिट इस साइड है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? 6 यूनिट इस साइड है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर नाम है अगर इसका, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और मान लो 7-8 यूनिट जो है तुम्हारा के कैप की तरफ भी निकला हुआ है, तो 7 के कैप भी लिख दोगे, समझे। कुछ इस तरीके से ये 3D बताए। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? कोई भी चीज यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मान लो कोई ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, के कैप लिखा है यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 6, रूट 6 आंसर आएगा। यानी इन तीनों का स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, समझे। पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है, लेकिन यहाँ 3 गो है। तो हम लोग सीख गए यूनिट वेक्टर का, कोई भी चीज यूनिट वेक्टर में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। अब हम लोग जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो कोई भी वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को दिया हुआ है, समझे। मान लो एक ए वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोग को 1, 2, 3, यानी कि वो एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट आगे है, वाई एक्सिस की तरफ 2 यूनिट ऊपर है, और जेड एक्सिस की तरफ 3 यूनिट सीधा निकला है, समझे। यानी कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट आगे, वाई एक्सिस की तरफ 2 यूनिट, और जेड एक्सिस की तरफ 3 यूनिट निकला हुआ है। यानी कुछ वेक्टर कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे हवा में यहीं कहीं पे होगा वेक्टर, है ना। ये कहने का मतलब है। तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा ही ना दिखेगा।
इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए तो उसका पोजीशन वेक्टर निकल गया, यही है इसका पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया चेंज इन पोजीशन। मान लो तुमको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है 1,1,1 ए वेक्टर का, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक इनिशियल पॉइंट है 1,1,1, और बी वेक्टर जो है तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ये क्या है 2,2,2। अब तुमको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका है बी वेक्टर का तीनों को ए वेक्टर के तीनों से माइनस कर दो, बी माइनस ए कर दो, तो क्या होगा ये 2 - 1। और देखो ध्यान से देखना, ए वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर को लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हम लोग को बी माइनस ए करना है, जो आई कैप के साथ है उसको आई कैप वाले से माइनस करेंगे, जे कैप के साथ जे कैप वाले को, के कैप के साथ के कैप वाले को, जैसे मैथ्स में करते हैं, एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, जेड वाले को जेड के साथ, वैसे ही। तो 2 - 1 क्या होगा 1, तो आई कैप, 2 - 1 1 जे कैप, 2 - 1 के कैप। ये आ गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका मॉड लिख दो, तीनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का भी 1, के कैप का भी 1, तो आंसर आया √3। यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया, अब कौन सा वेक्टर बचा? जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर एक इंपॉर्टेंट वेक्टर बचा है बस। और एक तो देखो जीरो वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो क्या वो दिखाई देगा? क्या वो हम लोग को दिखाई देगा? हम लोग उसको ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस दिखेगा ही नहीं जीरो वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो ही है। तो क्या करें? उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो कहते हैं अननोन डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन भी हमें पता नहीं है। तो आप बोलोगे भाई कुछ पता ही नहीं तो इसको पढ़ते क्यों है? देखो, अगर हम दो वेक्टर्स को माइनस करें और उसका आंसर जीरो आ जाए तो हम उसको जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है। तो इसका आंसर को हम लोग लिखते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर तुमसे पूछा ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर। अब तुमसे किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन जीरो को वेक्टर से तुम मल्टीप्लाई करो, ए क्या है? वेक्टर है, तो इसका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। किसी भी चीज को तुम जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, जीरो को तुम किसी भी चीज से डिवाइड करोगे किसी वेक्टर से तो उसका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। और ऐसे ही तुम लिखो अगर पोजीशन वेक्टर, तो तुमसे कोई पूछा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द ओरिजिन, यानी कोई पॉइंट है जो ओरिजिन पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0,0,0, तो उसको लिख सकते हो तुम जीरो वेक्टर। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछा वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई चीज रुका हुआ है उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है तुमसे, मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा डायरेक्शन के साथ बताओ। तो मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? नहीं ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जीरो वेक्टर ही लगा देते हैं। संदेश जीरो वेक्टर का यूज एकदम तेजी में पढ़ा रहे कि ये सब रिवीजन है खाली, बाकी डिटेल में हम बताया है पुराने लेक्चर्स में। जीरो वेक्टर हो गया। आप कुछ छोटे मोटे वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर, वैसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करे। प्लेन क्या होता है? तीन जो दो एक्सिस से मिलके एक पॉइंट बनते, एक प्लेन बनता है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन से ये चीज जो बना ये प्लेन है। जैसे बोर्ड ये एक प्लेन है, जमीन एक प्लेन है, ठीक है, दीवार एक प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। एक उसी तरीके से एक होता है वाई जेड प्लेन जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। एक होता है एक्स जेड प्लेन जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से बनता है। ये तीन प्लेन है। अब कोई वेक्टर अगर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं दो वेक्टर्स तो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे ये दोनों कोप्लेनर है, ये दोनों कोप्लेनर है, ठीक है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि क्या ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका आंसर आएगा नहीं, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है। ये वाईजेड प्लेन पे है, ये एक्सजेड प्लेन पे है, यानी एक जमीन पे है, एक साइड वाली दीवार पे है। तुम्हारा साइड वाला दीवार क्या हुआ? वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन।
जमीन क्या हुआ, जमीन एक्स एक्सिस जेड एक्सिस एक्जेक्ट प्लेन। कोई वेक्टर दीवार पे है, कोई वेक्टर जमीन पे है, कोप्लेनर नहीं हो सकता है क्योंकि सेम प्लेन नहीं हुआ। ठीक है, कोप्लेनर हो गया। कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोई इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उन्हें कोई इनिशियल वेक्टर कहता है। ठीक है, उसी के तरीके से एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किस लिए होते हैं, रोटेशनल इफेक्ट्स को शो करने वाले वेक्टर्स। जो घूमने वाले वेक्टर्स होते हैं ना, जैसे तुमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया तो तुम उसको एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, ऊपर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सियल वेक्टर रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा अभी। अब पोलर वेक्टर वैसे वेक्टर जो जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, यानी जो वेक्टर्स हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। एक एक्सियल वेक्टर गोल घूमता है, तो एक गोल घूमने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, तो एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर में डिफरेंस है। हो गया। एक कॉन्करेंट वेक्टर बचा बस। कॉन्करेंट वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम रहता है, यहीं पे चार फोर्सेस है, किसी एक डब्बे को दबा रहे हैं, चार बंदे मिलके एक ही बॉक्स को दबा रहे हैं, तो उनका फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर वो एक ही जगह पे लग रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सबका। तो वैसे वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम रहे उन्हें कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म। अब बारी आती है तुम्हारे वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन क्या है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं वेक्टर एडिशन। ये नॉर्मल नहीं होता है, यानी यहाँ पे 2 + 2 = 4 नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या है, 2√2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर को ऐड करने के टोटल 3 लॉ। कितने लॉ, 3 लॉ। पहला ट्राइंगल लॉ, जो कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो तीसरा वेक्टर बनेगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जो ऐड करने के बाद तीसरा वेक्टर कहेंगे उसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए। ये 6 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहा जाता है ट्राइंगल लॉ में कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर क्या, हम अपना हाथ यहां रखे, एक बार में पूरे ट्रायंगल को बना पाए, तो सेम ऑर्डर हुआ ना। और रिवर्स ऑर्डर क्या होता है भाई, रिवर्स ऑर्डर होता है कि अगर हम अपना हाथ यहां रखे, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो नीचे आ रहा था और दूसरा इधर से आ रहा था, तो हमको अपना हाथ उठा के यहां आना पड़ा, फिर खींचे लाइन। तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। हम यहां बनाए फिर यहां आके ये बनाए, है ना, रिवर्स ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर है जिनका सेम ऑर्डर है, एक ही बार में पूरा बन गया, वैसे दो वेक्टर अगर ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं तो उनका थर्ड साइड जो होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, यानी कुछ इस डायरेक्शन में। देखो ये एक बार में बना, लेकिन हमको इसके लिए ऊपर से नीचे आना पड़ा, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो ये रिवर्स ऑर्डर होगा। अब तुम बोलोगे हमेशा थोड़ी ना ट्रायंगल के दो साइड बनाए हुए करिए, सेम ऑर्डर में रहा भी तो ऐसे है। तो क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर शिफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर शिफ्टिंग। वेक्टर को शिफ्ट करो पैरेलली, बिना उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे कोई हानि पहुंचाए, और उससे सटा दो, बन गया ट्रायंगल का दूसरा साइड। इसका थर्ड साइड जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। बस यही कहता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल लॉ में कुछ फॉर्मूलाज आते हैं वेक्टर को ऐड करने के बाद, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो अगर हम तुमसे पूछें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ऐसा हम लोग माने थे। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये cos थीटा कहां से आया, ये थीटा मतलब हो गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये छोटा वाला एंगल। ठीक है, इसको थीटा कहते हैं।
अब देखो 2a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ये कहां से आया? ये हम अपना वेक्टर का लेक्चर में बताया, ये प्रूविंग आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। उसके अलावा कोई तुमसे पूछ ले कि अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। कोई तुमसे ये पूछ ले तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है tan अल्फा के हिसाब से हम बता रहे हैं। अपना मेरा वीडियो देख लेना, एग्जैक्टली बताया कैसे ये प्रूव हुआ। b sin थीटा बाय a + b cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और अल्फा कुछ और है, अल्फा है एंगल बिटवीन ए एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज थे एडिशन में। ट्रायंगल लॉ हो गया। अब इसी में आता है पैरेललोग्राम लॉ। अगर हमने बोला कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उसका तीसरा वेक्टर बनेगा ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन अगर दो वेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में हो तो क्या होगा? अगर ये इस साइड जा रहा है और ये वाला भाई इस साइड से आ रहा है, अब क्या करें? अब तो हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। ट्रायंगल लॉ सिर्फ सेम ऑर्डर में लगता है। अगर रिवर्स ऑर्डर वाला केस आ जाए तो तुम क्या करो कि एक पैरेललोग्राम इमेजिन कर लो। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, यानी ये दो पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स, ये एक पैरेललोग्राम बना। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी दोनों के अपोजिट डायरेक्शन, नहीं सॉरी सेम ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उनके ये डायगोनल जो है यही है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अगर और उनके साथ एक पॉइंट रहना चाहिए, यानी ये वाला डायगोनल नहीं ले सकते हो, इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो वाला डायगोनल लेना है हमें। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो कॉमन पॉइंट है हमें वो वाला डायगोनल लोगे तभी बनेगा ये, समझे। अब देखो ये कैसे हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ से कैसे जोड़ते हैं। हमने क्या बोला कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसी ऑर्डर में रहेगा लेकिन डायगोनल रहेगा। ट्रायंगल लॉ वाला केस नहीं रहेगा। ये बोले अब देखो ये इससे पैरेलल, ये भी इस साइड जा रहा है, इससे पैरेलल भी इस साइड जा रहा है। अब देखो ट्रायंगल लॉ से कैसे कनेक्ट करते हैं। इस वाले को भूल जाओ। अगर ये बी है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल है, और एक पैरेललोग्राम का खासियत क्या होता है पता है? उसमें दो जो अपोजिट साइड्स होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, इतना पता है ना। दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। यानी बी का ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड से जरूर मैच कर रहा है, बिल्कुल। और इसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है ना। तो इसका मतलब ये भी बी वेक्टर हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, कुछ अंतर ही नहीं, तो इसको बी वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब देखो ये सेम ऑर्डर में आ गए, ये दोनों आ गए कि नहीं आ गए, और ये इनका रिजल्टेंट जो है ये आर वेक्टर जो है ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, लेकिन तीसरे में हाथ उठा के ऐसे करना पड़ा, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब ये ट्रायंगल लॉ बन गया। इन दोनों को भूल जाओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये थीटा है ही, ये थीटा है ही, ठीक है, बस बन गया ट्रायंगल लॉ। लेकिन हमें ये वाला थीटा नहीं लेना है, यही वाला थीटा लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ को जोड़ दिए। तो इसका मतलब कि इसमें भी वही दोनों फॉर्मूला लगेंगे, ये बात है। अगर तुमको ऐसे दिया हुआ है कोई दो वेक्टर तो उसका रिवर्स और सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा उनका डायगोनल, और उनके बीच में एंगल जो थीटा होगा उसमें ये दोनों फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो उसमें जादू, ये ए वेक्टर है, ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब तीसरा लॉ होता है पॉलीगन लॉ। अभी तक जो हम दो लॉ पढ़ा है उसमें हम लोग सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड कर रहे थे, लेकिन पॉलीगन लॉ तुम्हें ये इजाजत देता है कि तुम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सको। तो इसमें क्या बोलता है पॉलीगन लॉ, कितने भी साइड हो वो सब अगर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं तो फिर वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ठीक है, वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, और
पॉलीगन को कंप्लीट कर देगा। यानी अगर कई सारे वेक्टर्स हैं जो एक पॉलीगन बना रहे हैं, यहां हम 3 लेते हैं, ठीक है, तीनों सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा और पॉलीगन को कंप्लीट कर देगा। अब इसमें देखो, इसमें भी ट्रायंगल लॉ जोड़ देते हैं। हम अपने मन से एक यहाँ डायगोनल खींच लिए, ठीक है, खींच दिए, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये वाला हम रिवर्स ऑर्डर में कर दिए। अब क्या ये ट्रायंगल लॉ बनाएगा? इन दोनों को भूल जाओ, ट्रायंगल लॉ बनाया। हम इससे आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, निकाल लिए। अब इन दोनों को भूल जाओ, ई वाला ट्रायंगल देखो, ई और ई सेम ऑर्डर में आया, ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर। फिर से ट्रायंगल, ये हमको पता है, ये एंगल हम लोग को अगर पता है तो हम फिर से क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, ये जो मेन है। यानी कि हम लोग पॉलीगन लॉ को कई सारे ट्रायंगल्स में तोड़ेंगे और बना लेंगे। अब जैसे पेंटागन है, 1 2 3 4, ये सब सेम ऑर्डर में और पांचवा जो है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, इसका निकाल लेंगे, फिर एक लाइन यहाँ खींचेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इन दोनों से जोड़ के इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। और सारा फॉर्मूला वही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला से हम लोग तीनों कर देंगे। अब समझ आया एडिशन क्या होता है? समझ गए ना? अब सब्सट्रैक्शन भी समझ जाओ। सब्सट्रैक्शन क्या है? सब्सट्रैक्शन मतलब दो वेक्टर्स को माइनस करना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस ये एडिशन के तो तरीके से हो गया। और एक चीज याद करो कि हम जब जब बोले हैं कि माइनस साइन आएगा, समझ लो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये क्या था, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए प्लस बी वेक्टर यहां बनेगा, यहां। लेकिन हम बोले ए प्लस माइनस बी वेक्टर चाहिए हमें, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो माइनस बी वेक्टर कहां होगा? बी के अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस ऐसा। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, समझे? तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ये काट रहा है, लीनियर पेयर, तो ये बना 180 डिग्री हुआ ये पूरा। ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग ये रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में कुछ इसका रिजल्टेंट जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। अब थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, देखो ये ए वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी, एंगल इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? इधर होगा, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये पैरेललोग्राम लग गया। अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा है। एक चीज नोट कर लो, ये कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होगा साइन थीटा, ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। ये चीज नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो क्योंकि अभी काम आएगा। अब हमको फॉर्मूला चाहिए भाई कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट बताओ। यानी अगर हम बोले कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखे। अब वही फॉर्मूला लगा दो, क्या है ये वाला फॉर्मूला, पुट करो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का भी स्क्वायर कितना ही होगा? बी ही ना होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो बी ही है ना, डायरेक्शन ना अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो बी ही है, समझे? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, नहीं, थीटा ही नहीं होगा ना, बस। ये एंगल कितना है, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना था? 180 माइनस थीटा। कैसे हुआ पता चला ना, पीछे कर लो, ये था, ये थीटा था, तो ये 180 डिग्री पूरा हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करें, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा,
और 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये पूरा प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा बन जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा बना। यही है फॉर्मूला, क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये पुट करना वैल्यू, ठीक है, कोई शक नहीं। अब उसी तरीके से हम एंगल का भी बता देते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा निकालना है ए और आर वेक्टर के बीच का। एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ थीटा चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 180 माइनस थीटा। तो बी साइन 180 माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये हुआ। अब साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा, तो यहां साइन थीटा लिख देते हैं। और कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहां माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। तो फॉर्मूला बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। लो भाई, हमारा वेक्टर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट खत्म। क्या हो गया, ऑलमोस्ट खत्म। अब एक ट्रिक और सुन लो, क्वेश्चन में कम आएगा। अगर दो यूनिट वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप, ऐसे दिया है, ठीक है, और दिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, तो अलग अलग वेक्टर है, एक इस साइड है, पीछे जाएगा वो, है उल्टा है। अब देखो, अगर तुमको बोल रहा है ए प्लस बी, तो कुछ नहीं करो, इन तीनों को ऐड कर दो, 2i कैप 2j कैप और k कैप 0 हो जाएगा, प्लस 0k कैप, 0k कैप हटिए गया, ठीक है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप ऐसे ऐड करना है। यानी आई कैप वाले को आई कैप से जोड़ो, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से, और माइनस करना है तो सीधा माइनस कर दो, आई माइनस आई 0, जे माइनस जे 0 और के माइनस माइनस के 2k। ये इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। अब इसी जादू का इस्तेमाल करते हैं ट्रिक में। क्या, अगर हम लोग को क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है कि ये ऐसे ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं, इनमें 60 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, बताओ रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे पॉलीगन लो तो लग जाएगा, सही बात है। लेकिन हम लोग कुछ कंपोनेंट रिजोल्यूशन भी जानना चाहेंगे कि अगर, सीखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेक्टर है, ठीक है, इसका ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है, ये थीटा अगर एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है तो ए वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, यानी ए एक्स एक्सिस पे कितना दूरी कवर किया, वो होगा ए कॉस थीटा। कैसे हुआ, वीडियो में है मेरे वेक्टर प्लेलिस्ट में। और y कंपोनेंट ऑफ ए होगा a साइन थीटा, ठीक है, ये बात जानने की थी। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, कंपोनेंट रिजोल्यूशन वाले क्वेश्चन, कि अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो यहां से यहां तक का, तो क्या करेंगे, हम लोग को रिजल्टेंट चाहिए ना, रिजल्टेंट मतलब सबको ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई क्वेश्चन लेने, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ताकि हम लोग समझ पाए। एक सेकंड बस। तो देखो मेरे पास क्वेश्चंस की तो भंडार है, वैसे ही हम एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि बन जाए इजीली, ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए उतना ही इजीली।
हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है क्या कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें बोल रहा है एक वेक्टर 5 मीटर चला ऊपर, ये 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उसके बाद 3 मीटर स्ट्रेट चला एक्स एक्सिस से पैरेलल, फिर 2 मीटर वाई एक्सिस से एकदम स्ट्रेट पैरेलल चला। तो हमको बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को टैबुलेट कर लेंगे, टेबल बनाएंगे एक कंपोनेंट्स का। ये वहां, यहाँ वाई कंपोनेंट, यहाँ एक्स कंपोनेंट, यहाँ वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है, इसको 5 मीटर वाले को ए मान लो, इसको 3 मीटर वाले को बी, यानी कि ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 2। हम लोग को चाहिए आर। तो ए वेक्टर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो देखो हम लोग को क्या करना होगा, 5 cos 37, ए cos थीटा होता था ना, तो 5 cos 37, और cos 37 का वैल्यू मेरे कॉपी में लिखा हुआ है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बस, हाँ cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ओके, सो cos 37 का वैल्यू अगर 4/5 है, 5 इंटू cos 4/5 हो गया 4, तो ये तो आ गया 4, यानी 5 cos 37 इज इक्वल टू 4। अब वैसे ही साइन थीटा के साथ करो, 5 sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू अगेन 37 डिग्री, ठीक है। जिससे भी थीटा जुड़ा हुआ है उससे cos लगाना है, जिससे नहीं जुड़ा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस से थीटा जुड़ा हुआ है वहां cos लगाए, वाई एक्सिस से थीटा नहीं जुड़ा है वहां साइन लगाए। अगर वाई एक्सिस से थीटा जुड़ा होता तो यहाँ cos लगता है, यहाँ साइन लगता, तो यहाँ पे अभी साइन लगेगा। तो 5 sin 37, sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो 5 इंटू 3/5, ये हो गया 3, ये आ गया। अब बी में क्या करेंगे, इसके और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, नहीं सॉरी 0 होता है, सॉरी cos 0 0 होता है, तो 3 इंटू 0। अब साइन 0 लगाएंगे, सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं क्या, cos 0 1 होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। cos 0 1 होता है 3, ये 3 होगा, और साइन 0 निकालना है, साइन 0 0 होता है, तो 3 इंटू 0 0। अब करते हैं यहाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 2 वाला सी 90 डिग्री बना रहा है, cos 90 कितना होता है, इस बार 0 होता है, तो 0 हो गया ये। और साइन 90 1 होता है, तो 2 इंटू साइन 90, मतलब 2 इंटू 1 2। आर वेक्टर निकालने के लिए अब सीधा क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट आ गया 7,5। इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7i प्लस 5j। हम लोग को पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √49 + 25 करेंगे, जो कि आएगा 74, √74। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग एक छोटा सी चीज और पढ़ेंगे एडिशन में, क्या देखो, हम उस क्वेश्चन में बोले क्या, कंपोनेंट निकालते कैसे, ठीक है। अगर तुमको कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में दिख रहा है जाते हुए, ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ निकाल रहे थे, कुछ यहाँ x, यहाँ y, यहाँ वेक्टर लिख रहे थे, ठीक है, और ऐड कर दे रहे थे, ठीक है, रिजल्टेंट आ रहा था। अगर वेक्टर राइट साइड जा रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर तुम्हें दिख जाए कि वेक्टर लेफ्ट साइड जा रहा है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली, तो तुम समझ लेना नेगेटिव होगा। मान लो ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है, तो बी जो है वो माइनस हो जाएगा, तो -b, तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अगर y की तरफ ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। तो अगर ये a वेक्टर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस।
निगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे दिख जाए तो समझ लेना कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे दिख जाए पॉजिटिव, ऐसे दिख जाए नेगेटिव, ऐसे दिख जाए नेगेटिव, ठीक है। इससे डायरेक्शन का पता लगा दिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट में। ये सब जो 6 टॉपिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अब आगे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई समझते हो ना, मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है कि अगर हम लोग वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आएगा सिंपली 2a वेक्टर, ठीक है। अब अगर a वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप, तो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई होता है। स्केलर से वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कुछ ऐसा आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा स्केलर आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका नाम स्केलर है, क्यों है समझ गए? डॉट क्यों है? क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल एक डॉट होता है। तो ए डॉट बी अगर सी वेक्टर ना आके सिर्फ सी आए, सी में क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, एक नंबर होना चाहिए, एक वेक्टर नहीं होना चाहिए, समझे? सिर्फ स्केलर होना चाहिए आंसर। तो वैसे में अगर डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा स्केलर आ जाए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, तुमने वर्क पढ़ा है, वर्क के बारे में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। लेकिन वर्क स्केलर होता है, नहीं पता था? नहीं बात, वर्क स्केलर होता है। सर्च करके आओ, आ गए? वर्क क्या होता है? स्केलर। तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स जो एक वेक्टर है उसको डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई किए और हमारा आंसर जो है एक स्केलर आया जो कि होता है वर्क। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। अब एक सेकेंड, डिस्चार्ज का हो गया नोटिफिकेशन, सॉरी। अब आगे देखते हैं। सो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसका फॉर्मूला लिख लो सीधा। फॉर्मूला देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा बराबर ही होगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब इसमें अगर तुमसे बोल दे कोई कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, तो बस ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। क्या करेंगे हम लोग इसमें? कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे नहीं, ए बी को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए बी। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। थीटा का वैल्यू मान लो, कॉस थीटा का वैल्यू आया 1/√2, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे अब अगर कोई यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर ऐसे दिया है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो और जे कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो आई कैप 2i कैप इंटू 2i कैप इंटू आई कैप, तो सिर्फ 2 वाले पार्ट को लिखो 2, आई कैप इंटू आई कैप नहीं लिखना है, ठीक है। फिर जे कैप इंटू 3j कैप, ये आएगा 3, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे लिखना है 2 आई कैप इंटू आई कैप, तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे और कुछ नहीं। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, तो 2 + 3 5। ये ट्रिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो में दिखेगा, ये ट्रिक से हो जाता है सॉल्व। बेसिकली हमें ऐसे करना है, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 2 आई कैप इंटू आई कैप 2 आएगा,
क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था। जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, तो 2 आई कैप इंटू आई कैप, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 इंटू 1 3, तो 5 आया है। 2 आई कैप इंटू आई कैप, ये बोल रहे हैं। आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, 2 इंटू 1 2, समझे ऐसे। तो ये 2 प्लस 3 5 हो गया, तो ये आंसर 5 आएगा। यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे निकलता है, ठीक है। अब जान लो प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर तुमसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर का कितना पार्ट ए वेक्टर के ऊपर लाई करता है, तो ऐसे था ना, एक्स एक्सिस पे वेक्टर का क्या कंपोनेंट होगा, यानी वो वेक्टर एक्स एक्सिस पे कितना दूरी तय किया, तो वैसे ही बी वेक्टर ए वेक्टर पे कितना दूरी तय किया, ये क्वेश्चन है अगर, तो इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ये कैसे निकलता है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ही ना करते थे हम लोग, तो बी कॉस थीटा मतलब बी इंटू कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ए इंटू ए डॉट बी बाई ए बी, तो बी और बी कट गया। यानी फाइनली अगर हम लोग से कोई पूछ दे कि बेटा बताओ तो, मान लो तुम्हारी मम्मी है और तुम सो रहे हो, ठीक है, मम्मी आई और पूछती है कि बेटा बताओ तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हाँ अच्छा, ए डॉट बी बाय ए, अच्छा ठीक है, ए डॉट बी बाय ए। वैसे अगर तुमसे कोई पूछ दे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो तुम बोलोगे हाँ अंकल बता रहे, वी डॉट ए डॉट बी ऑन ए डॉट बी बाय बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्वेश्चन कम आता है लेकिन आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर भी वेक्टर ही आया, यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किए और आंसर भी वेक्टर आया जो कि है सी वेक्टर, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, कि उसका सिंबल क्रॉस होता है, ठीक है, ये समझे। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किए, आंसर भी वेक्टर आया जो कि होगा सी वेक्टर, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहे या वेक्टर प्रोडक्ट कहे। अब इसका फॉर्मूला लिखो, जल्दी से लिखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं चाहिए, आई डोंट नीड लॉन्ग वीडियोस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी चाहिए ना, तब ना वेक्टर होगा, तो एन कैप लिख देते हैं। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, तो इसे डायरेक्शन बताएगा। और इसकी खासियत क्या है, परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये होता है एन कैप का महत्व। अब तुम बोलोगे ये क्या चीज भाई बता दिए, एग्जांपल से समझो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो उनसे परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अगर ए क्रॉस बी ऐसे है तो या तो सामने होगा या तो पीछे होगा, ऐसे है तो या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, समझे। ये है केस, परपेंडिकुलर का ये मतलब है। तो अब हम कैसे पता है कि कब ऊपर होगा और कब नीचे होगा, देखो ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ, तुमसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो। जब ये पूछे तो क्या करो, ए पे अपनी उंगली रखो और फिंगर को बी की तरफ कर्ल करो। तुम्हारा अंगूठा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ सीधा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, आउटवर्ड्स। इस साइड वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं, के कैप, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया के कैप। अगर तुमसे पूछे बी क्रॉस ए निकाल ले तो क्या होगा, फंस गए ना। देखो क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन कैप का वैल्यू बदल जाएगा। जब ए क्रॉस बी बोल रहा है तो हमें ए से बी जाना है, और जब बी क्रॉस ए बोल रहा है तो हमें बी से ए जाना होगा। तो अब मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है, माइनस के कैप, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के में।
तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट इक्वल, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ, लिख सकते हैं ना। तो इसको, इस मेथड को जिससे हम लोग एंगल निकाले, डायरेक्शन निकाले रिजल्टेंट का, उसको कहते हैं फिंगर कर्ल मेथड। ए से बी पूछ रहा है तो ए से बी फिंगर कर्ल की इधर आया, बी से ए पूछ रहा है तो बी से ए फिंगर कर्ल की इधर गया, फिंगर कर्ल मेथड। एक होता है स्क्रू मेथड। ये क्या होता है, एक बात तो पता है, स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो अंदर जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो बाहर आता है। क्लॉकवाइज पे तुम्हारा कैसे होगा, ऐसे घुमाए अंदर हुआ और ऐसे घुमाए एंटी क्लॉकवाइज पे बाहर आएगा। तो हम पूछे ए से बी, ए क्रॉस बी यानी ए से बी, ऐसे हो रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आया ना, एंटी क्लॉकवाइज पे बाहर आया। स्क्रू को रख दो यहाँ पे और बोल रहा है ए से बी घुमाओ, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बाहर आया ना स्क्रू। ये मेथड है कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, मेरा तो फेवरेट है फिंगर कर्ल मेथड। तो ए से बी फिंगर कर्ल किए, बाहर निकले, आराम से एंगल मिल गया, एंगल बोल रहे रिजल्टेंट। अब बी से एन जाना है, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, स्क्रू अंदर घुस गया तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा इसका। मेरा सिंपल बी से उंगली घुसा है, मेरा अंगूठा इधर घुसा, डायरेक्शन मिल गया। तुमको जो पसंद है। ये हो गया अब तुम्हारा कि मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एन कैप की वैल्यू। अब एक और चीज आता है यहीं पे कि यूनिट वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो भाया मेरा जो वीडियो है यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट भी है और एक ट्रिक भी है। कॉन्सेप्ट जानने का फायदा ही नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा है, ट्रिक जानो क्योंकि आईआईटी में शॉर्ट में बना के टाइम बचाना भी पड़ता है। तो देखो ट्रिक क्या है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। हमें दो सीधी रेखाएं खींचनी है, डिटर्मिनेंट इसी को कहते हैं। अब देखो आई कैप, जे कैप, के कैप लिख देना है यहाँ, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और इस साइड वेक्टर लिखाएगा। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो हम लोग क्या करें, इसका वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, हमें कुछ नहीं, सबका मैग्नीट्यूड लिखना है। ए वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 1, बी वेक्टर 1 2 1। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकलेगा, सबसे पहले आई कैप लिखो यहाँ, ठीक है, आई कैप लिख दिए। आई कैप में वैल्यू क्या होगा, आई कैप का वैल्यू निकालने के लिए इसको ढको आई कैप को, अब बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 ई वाले को इधर से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, और माइनस कर दो, यानी ऊपर वाले को इस साइड वाले को इससे, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले नीचे से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ लिखो राइट साइड के नीचे वाले को लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड के नीचे वाले को राइट साइड के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ लिखो बीच में माइनस का साइन। अब ए क्रॉस बी लिखा है तो हमेशा ए ऊपर बी नीचे, बी क्रॉस लिखा है तो बी ऊपर ए नीचे, ये याद रखना मैटर करता है। ये हो गया आई कैप का वैल्यू। माइनस लिखे क्योंकि जे कैप के पास माइनस है, और फिर जे कैप का वैल्यू लिखते हैं। जे कैप का वैल्यू क्या आएगा, जे कैप को ढके आई इंटू नीचे वाला 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1, प्लस के कैप का वैल्यू क्या आएगा, के कैप को ढके 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 1, ये आया वैल्यू। अब देखो इसको मिटाओ, ये है, ये वैल्यू आया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, आई कैप का आएगा -1, तो माइनस आई कैप, जे कैप 0 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस आई कैप प्लस के कैप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ये वैल्यू आया। अब देखो हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी वेक्टर आया, आया कि नहीं आया, बस यही है। सो वो जो मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, क्या कहता है, क्या कहता है भाई, डिटर्मिनेंट मेथड क्या कह रहा है कि तीनों को लिख लो, आई के ऊपर प्लस, जे पे माइनस, के ऊपर प्लस। अब देखो तीनों का मॉड लिखे, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में ना आएगा आंसर। तो आई कैप लिखे, ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू क्या होगा उसका, मैग्नीट्यूड,
तो आई कैप पे हाथ रखे और जे कैप और के कैप वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, नीचे वाले को ऊपर वाले से करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस लगाएंगे। ऐसे जे कैप के साथ माइनस लगा हुआ था, यहाँ पहले लगा दिए, फिर माइनस जे कैप को ढके 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 नीचे से 1, प्लस के कैप क्या 1 इंटू 2 2 माइनस 1, ये ऐसे। फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप इंटू -1 माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 1। सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग दो यूनिट वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। ये हो गया डिटर्मिनेंट मेथड। अब हम आते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। एक सेकंड बस, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई? हाँ, क्योंकि अभी रुक गई थी, फिर से रिकॉर्ड होना पड़ रहा है इसको। बट देखो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो चलो देखते हैं एरिया कैसे निकलता है। एरिया कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स सेम कुछ नहीं, बस दो वेक्टर्स है और वो एक ट्रायंगल के दो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑर्डर में बस एक ट्रायंगल के दो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके, तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे? ए क्रॉस बी, ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए बी साइन थीटा चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, ये एन कैप नहीं चाहिए। तो यहाँ हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, ठीक है? ये हो गया ट्रायंगल के लिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो साइड बना रहे हैं तो उसका होता है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? और तीसरा केस, अगर दो वेक्टर्स मिलके एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बना रहे हैं तो उसका होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? ये तीन फॉर्मूलाज काम आते हैं बस। एक सेकेंड, बस यही तीन फॉर्मूलाज थे मेन। बस ये हुआ तुम्हारा पूरा वेक्टर चैप्टर समराइज, ठीक है? ये मेन था क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, और वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे ताकि तुम फंसो ना ट्विस्टेड क्वेश्चंस में। ये मैंने पूरा वेक्टर चैप्टर को एक जगह पे ला दिया। अब एक 15 मिनट्स की अगली वीडियो आएगी जो 15 मिनट में पूरे चैप्टर को समराइज कर देगी, एक साथ सारे फॉर्मूलाज, ठीक है? वो आएगी तब तक के लिए मिलते हैं। और डीपीपी बना लेना, उसकी भी सॉल्यूशन पे वीडियो आने वाली है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।